स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेश आपके सितारे। मित्रों, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे गौ, सांप और सिंह की। इनका क्या रिश्ता है भूखंड से, ये हम समझेंगे अब पंडित जी से। पंडित जी, क्या रिश्ता है? देखिए, इसका बड़ा गहरा संबंध है वास्तु विज्ञान से। जो आपने अभी जिनके नाम लिखे हैं इन पशुओं के और इस सरीसृप के, तो हमारे वास्तु विज्ञान में जो सबसे खराब ये भूखंड कहलाते हैं, सर्पमुखा या सिंहमुखा। सिंह और सर्प क्या है, एक तरह से विषैले और हिंसक पशु या सरीसृप हैं ये। और गौ हमारे यहाँ पे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु माना गया, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ईशान का कारक भी कहलाता है। यदि किसी भूखंड में ईशान में दोष है तो गौ पालना सर्वोत्तम बतलाया गया है। ऐसे ही जो गौ के मुख का जो भूखंड होता है वो आगे से कम चौड़ा, पीछे से ज्यादा चौड़ा जो भूखंड होता है, और उसकी दोनों बराबर की भुजाएं बराबर हो, तो ऐसा गौमुखा भूखंड कहलाता है, उत्तम कहलाता है। सभी प्रकार की सुख समृद्धि को वो दाता कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत जिसको हम सर्प या सिंह मुखा कहते हैं, उनके मुख के आकार के जो भूखंड होते हैं सर्प और सिंह मुखे, वो कहलाते हैं। जैसे आप सर्प का फन देखेंगे तो उसमें जो वो आगे से अत्यधिक चौड़ा होता है, पीछे से वो सकरा हो जाता है, उसको सर्प मुखा कहलाते हैं। सर्प एक जंगम विष का धारक सरीसृप है, उसमें वास करने वाले व्यक्ति में भी ऐसी ही वो स्थिति बना देता है। अपमृत्यु का कारण बनते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, धन की क्षति होती है, अचानक रोगों की उत्पत्ति होती है। ऐसे ऐसे जंगम वहां पे रोग हो जाते हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं जिनका निदान संभव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो सिंह देखें वो भी मांसाहारी हिंसक पशु होता है। उसके मुख के आकार का जो भूखंड होता है उसको सिंह मुखा बोलते हैं। जो पीछे से जो चौड़ा होता है और पीछे से कम चौड़ा होता है, आगे से ज्यादा चौड़ा हो जाता है, उसका जो फ्रंट बोलते हैं वो ज्यादा चौड़ा होता है, पीछे से कम, तो ये भी अपशकुन वाला, इसको भी दूषित भूखंड हम बतलाते हैं जी। तो ऐसे भूखंड में वास करना नाना प्रकार की व्याधियां, रोग की उत्पत्ति करता है। भूमि जो परेशानी, जो भूमि का स्वामी होता है सदैव परेशानी रहता है। तो ये हमारे शास्त्र में इसको निषेध बतलाया गया है जी। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बात की थी 81 पदीय भूखंड जी, इसको भी हम समझना चाहेंगे। क्या है ये 81 पदीय भूखंड, क्योंकि आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र बहुत ही रचनात्मक और विश्लेषणात्मक तरीके से किया है। देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जो आपका वर्गाकार भूखंड है सबसे उत्तम बतलाया गया है, तो उसकी प्रत्येक दिशाओं, चारों दिशाओं में 9 बराबर के वर्गाकार एक आप वर्ग बनाए, खंड बनाए, तो अगर उनका हम देखेंगे कि वो 9 × 9 बराबर 81 हो जाएंगे। इस पुस्तक के अंदर भी उसको आप देखेंगे कि उसको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं आपको कि उसका संधान क्या होता है, सर्वोपरि इसको बतलाया गया। जैसे स्क्रीन पे देखेंगे, इसमें मध्य भाग में, मध्य के अंदर चारों दिशाओं में 3-3 जो वर्ग आप देख रहे हैं वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जो इसके मध्य के जो 5 वर्ग होते हैं वो दिशाएं कहलाती हैं। पूर्व में, मध्य में आप देखें इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर, तो इसके जो मध्य के जो 5 वर्ग हैं वो दिशाएं पूर्व हैं। बिल्कुल, इसमें दिशाएं भी हमें सातों दिखाई दे रही हैं। जी। और उसके जो कोने होते हैं वो 3-3 जो उसके वर्गाकार होते हैं वो विदिशाएं कहलाती हैं, जिनको हम विदिशाएं कह लेते हैं। तो उसके हिसाब से यदि हम द्वार का निर्माण करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, इन दिशाओं और विदिशाओं के अनुरूप हम करते हैं, तो सर्वाधिक उत्तम, यानी कह लीजिए वो बिल्कुल वास्तु के अनुरूप आपका वो भूखंड होता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भूखंड के आसपास जो विषैले बाण होते हैं उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, और साथ ही साथ ये विषैले बाण होते क्या क्या हैं। हमने इस पर व्याख्या पहले भी की है, लेकिन एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। देखिए, विषैले बाण जैसे आपने उसके अगर भाव देखें तो विष से भरे हुए बाण, जिनको हम पॉइजन एरो भी कहते हैं, तो वो एक ऐसी विषय वस्तु होती हैं भूखंड के बाहर या अंदर जिनसे ऐसी विषैली ऊर्जाओं की, विषैली शक्तियों की उत्पत्ति होती है। फेंग शुई में भी इनका बड़ा विशद वर्णन है। पाश्चात्य जो जगत है उसमें भी इनका बड़ा विवेचन होता है। फेंग शुई में इसको पॉइजन एरो, शा ची बोलते हैं, यिंग ची भी इसको बोलते हैं। तो ये जो विषैले बाण होते हैं, ऐसी विषय वस्तुओं से, ऐसे स्थानों से इनकी उत्पत्ति होती है जो विषाक्त होती हैं। विषाक्त वस्तुएं जैसे किसी भूखंड के लें तो घर के बाहर आपका कोई एकदम गेट के बाहर एक नाला बना हुआ है, कोई बड़ा कूड़ेदान है, कोई बड़ा बिजली का जो खंबा है, टेलीफोन का खंबा है, या बहुत बड़ा जनरेटर वहां पे लगा हुआ है, या आपके घर के सामने कोई टूटी हुई बिल्डिंग है, या कोई बड़ा वृक्ष है, दरख्त है, कोई पीपल का इस तरह का बड़ा वृक्ष है, या शराब खाना है, मदिरालय है, जुआ घर है, कोई गैराज है,
इस तरह की जो विषय वस्तुएं होती हैं वहां से इनकी बाहर से उत्पत्ति होती है और वो आपके घर में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर भी विषैले बाण होते हैं। उनसे देखें कि जैसे कोई आपका नुकीला टूटा हुआ कोई साधन है, कोई दीवार का नुकीला कोना है, वो आपकी तरफ है, वो आपकी तरफ इंगित हो रहा है, या आपका कोई बिछोना है, चारपाई या कुर्सी वो टूटे हुए हैं, या दरवाजों में आवाज करते हैं, तो वहां से भी विषैले बाणों की उत्पत्ति होती है। कोई भी जो टूटी फूटी अनावश्यक वस्तुएं होती हैं वहां से विषैले बाणों की उत्पत्ति होती है। जो आपका शौचालय है, जिसको ऋणात्मक जो एनर्जी है उसका भंडार कहा जाता है, वहां से भी वो घर के अंदर है, तो वहां से भी विषैले बाणों की उत्पत्ति होती है। तो विषैले बाणों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुएं जो विषैले बाणों की उत्पत्ति करती हैं घर के अंदर और बाहर। जी पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। दोस्तों, भूकरण से जुड़ी वास्तुशास्त्र में अभी भी ऐसी कई बातें हैं जिनको गहराई से समझने की जरूरत है। ये चर्चा हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। अब मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया, आंखें मेरी बदलने लगी, देखती है अल्लाह मेरे चेहरे पे रखियो मेरा नकाब। आंखें मेरी बदलने लगी, देखती है अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ए छोटू, एक चाय लाना। ए छोटू कोल्ड ड्रिंक। अरे छोटू, एक छोटू तो सिगरेट लाना। छोटू सड़क छाप ढाबों में काम करने वाले बाल मजदूर को आमतौर पर इसी नाम से पुकारा जाता है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे छोटू बाल मजदूरी के शिकार हैं। ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं जो कि बाल मजदूरी पर ध्यान नहीं देते हैं। कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी तो ऐसे बच्चों को अपनी कंपनी के आसपास रोज देखते हैं, लेकिन वे इन बच्चों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं। तो आखिर हम कॉरपोरेट भारत का ध्यान इस तरफ कैसे आकर्षित करते? हमने एक ऐसे छोटू की पहचान की जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारियों को रोजाना चाय पहुंचाया करता था। इसके बाद हमने छोटू को छोटू चाय वाले से छोटू सीईओ में बदल दिया और उसे ठीक उसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया। इसके बाद कंपनी के सीईओ ने छोटू का परिचय अपने दफ्तर के कर्मचारियों से करवाया। उन्होंने बाल मजदूरी के दुष्परिणामों और इसके रोकथाम के तरीकों के बारे में भी उन्हें बताया। इसके बाद छोटू ने अपना विजिटिंग कार्ड बांटा। कॉरपोरेट इंडिया ने पहली बार इस समस्या पर गौर किया और इसके रोकथाम के लिए पहल करने का निश्चय किया। सेव द चिल्ड्रन इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर बाल मजदूरी की सूचना देने वाली 350 फोन कॉल्स आई। हमने इस गतिविधि को कई दूसरे कॉरपोरेट ऑफिसों में भी दोहराया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई। एक छोटू सीईओ ने कई दूसरे छोटुओं को सड़क छाप जिंदगी से बाहर निकालने में मदद की। उसने इन बच्चों को उनका असली नाम और जिंदगी दोबारा हासिल करने का एक मौका दिया।
गुजरात के सूरत में दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। सूरत के जहांगीरपुरा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इनमें से बड़ी बहन का यौन शोषण आसाराम ने किया और छोटी बहन का शोषण उनके बेटे नारायण साईं ने किया। सीएजी ने मोदी के राज्य गुजरात में ही सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का गंभीर मामला उजागर किया है। सीएजी के मुताबिक मोदी सरकार जनवरी 2005 में गृह मंत्रालय से पास की गई तटीय सुरक्षा योजना को अपने यहां लागू करा पाने में नाकाम रही। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के देवालय से पहले शौचालय के बयान पर खड़ा हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में अब शिवसेना भी कूद पड़ी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी उठापटक शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे पंकज सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोका जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटेंगे। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच के लिए आयोग आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेगा। यूपी सरकार की तरफ से गठित रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय का 1 सदस्यीय जांच आयोग दंगों के कारण का पता लगाने की कोशिश करेगा। मुजफ्फरनगर में भड़के सांप्रदायिक दंगे के नामजद आरोपियों पर एक तरफा कार्रवाई के आरोपों में कहीं न कहीं सच्चाई भी दिखाई दे रही है। जानसठ क्षेत्र में भड़की हिंसा में नामजद हुए आरोपियों में से एक मौलाना नजीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सियासत में एक दूसरे के खिलाफ समझे जाने वाले काबीना मंत्री आजम खान और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लंबे समय के बाद लखनऊ की कैंट कोठी में एक दूसरे से मुखातिब हुए। 2 घंटे तक चली इस मुलाकात पर दोनों की ओर से चुप्पी ही साधी गई है। तेलंगाना विरोध की राजनीति में बढ़त हासिल करने की मंशा के साथ वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया व सांसद जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भले ही शौचालय बनाने के दावे को लेकर गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों पर झूठा व गलत होने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन कांग्रेस शासित समेत दूसरे राज्यों की हालत भी बेहतर नहीं है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में शालबट्टू गांव में बीते 12 दिनों से पाक सेना के बैट दस्ते के जवानों और आतंकवादियों के साथ जारी मुठभेड़ के बीच सेना ने पूरे इलाके में घुसपैठियों के खिलाफ सघन अभियान छेड़ दिया है। घाटी में आतंक की आग फिर सुलगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे पाक के मंसूबों को नाकाम करते हुए फौज ने बीते 24 घंटे में 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दागी सांसदों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश के वापस होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति उन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जिनमें बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अध्यादेश वापसी का श्रेय प्रणब डाको दिया था। तेलंगाना के खिलाफ बवाल पर आज भी आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में आगजनी धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि उन्होंने कभी मना नहीं किया कि वह सीएम के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन विधायक चुनकर नेता चुनेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हम सीएम का चुनाव भी जनता के जरिए ही करेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद में आज लैपटॉप बांटने हैं, लेकिन बारिश ने सारा माहौल खराब कर दिया है। परेड ग्राउंड मैदान पर सुबह 10 बजे सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में 12वीं पास 14,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएंगे। लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के चलते सरकारी महकमों ने कमर कस ली है, जिसके लिए शनिवार को नोएडा में जिलाधिकारी हीरा लाल गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की। औरैया में डायरिया से बीमार 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। अलीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों के लोगों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई और जमकर दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सड़क जाम करके लोगों ने घंटों प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बिजनौर में एक 10 साल की लड़की की पड़ोस के ही एक युवक ने बलात्कार के बाद गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद फिरोजाबाद में एक किसान की बाइक सवार 5 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदायूं में 29 सितंबर की रात में 3 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इन हत्याओं